दोबारा देख लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, अभी तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। देखो चैप्टर का नाम पहले ये था, फिर आपने बदल दिया है क्योंकि हमारे को पता है कि केमिस्ट्री के अंदर किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, केमिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है ना। केमिकल्स के अलग अलग प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहला एक पॉइंट डालता हूँ कि मैं मतलब कहाँ इन डेली लाइफ में मेरे को कहाँ मिलता है इनका यूज़ देखने को, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे मतलब हम सुबह उठते हैं ना, नॉर्मली है ना, लाइफ का एक मतलब एक दिन का एग्जांपल बनाते हैं, हमारे लिए याद हो जाएगा, इजी हो जाएगा याद करना। लाइक सुबह उठते हैं, ठीक है, हेल्प कौन करता है, अलार्म। अलार्म के अंदर क्या, अलार्म की जो वॉच रहती है किससे बनी रहती है, प्लास्टिक या क्रोकरी से, किस इन चीज़ों से बनी रहती है ना। तो मतलब यदि प्लास्टिक हुआ तो प्लास्टिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, केमिकल तो होगा, पर एक पर्टिकुलर वो बताइए, प्रोसेस बताइए जिससे होता है। पॉलीमर पढ़ाया था ना एक दिन, थोड़ा बहुत बताया था ना, उसी रिएक्शन से होता है, ठीक है। एक बच्ची थी जिसने बोला था पॉलीथीन, है ना, इथीन के बार बार रिपीटेशन को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। लाइक ऐसे एक चीज़ है। फिर उसके बाद में तुम ब्रश करते हो, ब्रश के अंदर क्या है, मतलब टूथपेस्ट आता है, टूथपेस्ट के अंदर तो केमिकल आते हैं बहुत सारे, सोडियम लोरेल सल्फेट, ये वो। सोडियम लोरेल सल्फेट किसके काम आता है, मतलब जब बैक्टीरिया दैट फाउंड इन आवर माउथ, है ना, दैट आर डायग्नोस्ड बाय द सोडियम लोरेल सल्फेट, सोडियम लोरेल सल्फेट के द्वारा ही वो मारे जाते हैं। मतलब बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप बात करिए जैसे मतलब जैसे तुम गर्म पानी से नहा रहे हो तो जो हीटर होगा तो उसके अंदर तो फिजिक्स की प्रोसेस होंगी, बट सोप यूज़ करते हैं अपन, साबुन यूज़ करते हैं ना, तो वो तो किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है ना। तो मतलब लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, लाइक इन मतलब पहले तो देखो फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक। दूसरा है मेकिंग ऑफ सोप, है ना, या फिर डिटर्जेंट भी बोल सकते हैं, पाउडर, वो भी उनसे ही बनता है उसलो, है ना। फिर देखिए जैसे मतलब तुम नॉर्मली तुम क्या करते हो, जैसे गाड़ी वगैरह से वहां जाते हो तो इन द मतलब किसके अंदर यूज आएगा, व्हीकल्स के अंदर, है ना। व्हीकल्स के अंदर कैसे यूज आएगा, एज ए फ्यूल। आता है कि नहीं आता, आता है ना, केमिकल्स ही था उनके अंदर, मतलब जैसे नेचुरल गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ। ए प्रोसेस यू नो अबाउट दैट गेटिंग ऑफ पेट्रोलियम, डीजल, इनकी प्रोसेस कौन सी होती है पता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना। नहीं सुना क्या, डिस्टिलेशन मतलब पूरे कार मतलब जो कार्ड ऑयल रहता है पूरे उसको गर्म करते हैं, फिर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंस अपने को मिलता है ना, वो एक प्रोसेस होती है। तो मतलब जो भी चीज़ आए रिलेटिव उसको पढ़ लिया करो, वो क्या रिपीटेशन के कारण याद होगी। मतलब क्या है, कोई चीज़ हम भूल जाते हैं तो हम याद इसलिए कर सकते हैं जब तुम्हारे को उसके रेस्पेक्टिव कोई पॉइंट आए तो याद कर लिया करो मुझके साथ, ठीक है। इसके बाद में देखिए जैसे मतलब इन फैक्ट्री, सम फैक्ट्री के अंदर जैसे मतलब टेक्सटाइल फैक्ट्री है, कपड़े वपड़े बनते हैं, वहाँ पे केमिकल्स का यूज आता है। तुमने पढ़ा हुआ ना नायलॉन 66 वगैरह, बहुत अच्छे से जानते हो ना। पॉलिस्टर, ईस्टर का फॉर्मेशन, रिपीटेशन ऑफ द ईस्टर इज नोन एज पॉलिस्टर, नायलॉन 66, कॉटन क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ्स, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कौन सी है, टेक्सटाइल बोलते हैं ना, नहीं ये इंडस्ट्री भी होती है वैसे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक तो थी टेक्सटाइल, तो कपड़ों से लेकर टेक्सटाइल के अंदर भी केमिकल से रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे पेंट का फॉर्मेशन, है ना, लाइक बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद में देखिए मतलब टेक्सटाइल हो गया और टेक्स हो गया, और बताइए और एग्जांपल बताइए। अरे पूरे दिन के अंदर केमिकल्स यूज आते हैं अपने, मतलब ऐसे मान लीजिए जैसे पता है आपने को, जैसे मतलब फॉर्मेशन ऑफ द NaCl देखिए, सोडियम और क्लोराइड से मिलके बना रहता है, सोडियम और क्लोराइड से मिलके बना रहता है। तो मतलब आगे भी हो जाएंगे, ये तो क्या है यूजेस, किसके यूजेज आ गए, केमिकल्स के यूज आ गए, है ना। केमिस्ट्री को कैसे यूज कर रहे हैं डेली लाइफ, तो वो देखने का छोटा सा एक बात थी। अब आगे देखिए मेरी बात सुनो, ये तो हो गया। फिर एक टॉपिक है जो शायद बुक में नहीं होगा पर थोड़ा सा है तो बता देते हैं, तो क्या दिक्कत है, 2-4 मिनट लगेंगे अपने तो, पर अपने तो सीखने को मिलेगा ना, कि क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल्स। इसमें डायरेक्ट सीधा एसिड बेस कर रखा है, क्या एसिड बेस का चैप्टर होगा तो एसिड बेस का रखा वो छोड़ो उसको, पर अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के टाइप। एक पॉज कर दो वीडियो को 2 मिनट, इनका जो काम है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं टाइप ऑफ द केमिकल्स, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है देख लेना, समझ आता है, अच्छी बात है, नहीं तो मैं स्किप कर दूंगा टाइम के साथ में, ठीक है। पहला एक जैसे मतलब हम देखते हैं अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मतलब फिजिकल स्टेट होती है ना केमिकल्स की, पहला क्या हो, केमिकल्स की फिजिकल स्टेट होगी, कौन कौन से हो सकते हैं, सॉलिड होते कि नहीं होते, लिक्विड, अरे होते कि नहीं होते के, फिर कौन सा, फिर अच्छा इसके आगे नहीं जानते हैं,
खत्म हो गया क्या तुम्हारा? अब वो देखते हैं कि देखो सुनो, मतलब हमने नॉर्मली क्या है बहुत कम पढ़ा है इसके बारे में, तो मतलब कम क्या पढ़ा है, जितना दिया है उतना पढ़ लिया अपन है ना। तो मतलब केमिकल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? पहला एज ए फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग तो कौन सा होगा? सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है? सबसे कम पास में रहते हैं पार्टिकल। कौन रहते हैं? सबसे कम पास में, बिल्कुल इनके बीच में क्या होता है, इतनी डिस्टेंस नहीं होती दो एटम्स के बीच में, इसी पर्टिकुलर मैटर के रेस्पेक्टिव एटम्स के बीच में बहुत कम जगह होती है, ठीक है। लाइक जैसे मतलब ये ठीक है। बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या आती है? इन्हीं एटम्स के बीच में थोड़ी सी जगह ज़्यादा रहती है, गैस में थोड़ी और ज़्यादा। प्लाज्मा क्या होता है? इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल इज वेरी फार टू ईच अदर। ऐसा कब होगा? क्या ये अर्थ पे एग्जिस्ट कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। रीज़न है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि मतलब नॉर्मली अपने गैस सबसे फ्री जो स्टेट है कौन सी हो सकती है? गैस हो सकती है। भाई गैस के अकॉर्डिंग सबसे पार्टिकल क्या रहते हैं? सबसे दूर दूर रहते हैं। अब एक बात करिए, जैसे मान लीजिए कि मतलब ये अर्थ है, इधर इसका एनवायरनमेंट, यहाँ सन है, ये सन का रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट क्या है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रहती है, ठीक है। सोच सकते हैं ना ऐसा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब तो मुझे एक बात बताइए कि मतलब ये यहाँ पे मेरे को पता है क्या क्या सॉलिड पाया जा सकता है, गैस लिक्विड पाया जा सकता है, गैस पाई जा सकती है। गैस में मैंने देख लिया, बट एक बात बताओ, यदि इसी गैस को मैं यहाँ लेके आऊँ, इतने ही मतलब गैप के साथ में एटम्स के बीच में इतना ही गैप हो, तो क्या होगा? क्या इतनी मतलब डिस्टेंस में एग्जिस्ट कर जाएंगे? क्या नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा रहती है। क्या रहती है? ज़्यादा हीट ज़्यादा रहती है। रीज़न तुम्हें पता है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक हीट का सबसे बेटर सोर्स है, इतना है कि ये पूरी मतलब अभी देखो पूरी लाइट आ रही है, सोच के देखो, उसके जो मतलब वहाँ कुछ एक फ्यूल है ना जल रहा है ना, उसके कारण यहाँ लाइट आ रही है, इतना ब्राइटेड है। रीज़न क्या है? उसकी फ्लेम सी तो है ना, उसकी आग ही तो है ना। मतलब सोच के देखो ना इन चीज़ों को, मतलब तुम ऐसे सोचते ना सूरज क्या होता है, गॉड होता था पहले, उन सब चीज़ों को दिमाग से निकालिए, अब उसकी रियलिटी के बारे में सोचिए। ऐसा सोच सकते हैं ना कि दिस इज द बॉक्स या बॉक्स एप्रेस बोल सकते, दिस इज द बोल ऑफ द हॉटनेस, टोटली हॉटनेस या टोटली फ्लेमेबल थिंग्स है ना, जलने वाली चीज़ों का गोल एक वो है, बोल जैसे बाल सकते हैं ना, पिंड टाइप का, ठीक है। तो ये तो क्या बहुत अलग चीज़ है। तो मतलब उसकी लाइट देखी इतनी दूर तक, वो क्या करता है, पूरी चीज़ को लाइटेड कर देता है, अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना। तो एक सपोज करिए यहाँ पे यदि इन पार्टिकल्स को लेके आऊँगा तो इनको हीट मिलेगी तो पार्टिकल क्या करता है? वाइब्रेट करता है तो क्या करता है? दूर जाने की कोशिश करता है। तो ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है ना, जहाँ पे एक क्या नाम है, मतलब गैस एग्जिस्ट करता है, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होगा ना, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्ड बनेगा। भाई एक बात बताओ, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे एग्जिस्ट करता है? सपोज करिए जैसे ये सॉलिड है, ये फिर लिक्विड है, ये फिर गैस है, ऐसे ही तो होता है ना। मतलब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, ये ऐसे एग्जिस्ट क्यों करेगा? क्या इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव पावर लगा रहता है ना, ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं ना, ये भी रखेंगे। अब जिस देखो यहाँ पे पावर ज्यादा था, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, फिर यहाँ पे और कम हुआ, पर ये जो प्लाज्मा वाली स्टेज होगी इसमें मैं देखूंगा ना, तो यहाँ पे पावर सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। कि वो कॉन्टेक्ट में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, ठीक है, पर अपने को मानना पड़ेगा वो कॉन्टेक्ट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी से रहते हैं, ठीक है। अब हाँ, अब देखिए उसे घूम गया ना, मज़ा आना चाहिए थोड़ा सा। अब देखिए दूसरा मतलब कि मतलब देखो सुनो, यदि मैं ऐसा कर दूं कि मतलब आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये स्टेज सन से कितना दूरी पे रहती है। क्वेश्चन तो हो सकते हैं ना, सोच सकते हो ऐसा कि मतलब कितनी दूरी पे रह सकती है, या फिर नहीं सोचा जाता तुम्हारे से? अच्छा एक बात बताओ, ये अर्थ के एनवायरनमेंट के अलोंग यदि मैं जाऊं तो मुझे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे? जैसे मतलब ये अर्थ है, फिर मैं इसके एनवायरनमेंट के बाहर की साइड में जा रहा हूं, तो मुझे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे? सोच के बता सकते हो फास्ट। चलो बताओ, एटमॉस्फेयर जो सॉरी मतलब टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा? अर्थ के पास ज्यादा होगा कि दूर ज्यादा होगा? दूर ज्यादा होगा। कैसा बोल सकते हो ऐसा दूर ज्यादा होगा? ओजोन लेयर के बाहर ज्यादा होगा। क्वेश्चन आएगी व्हाट इज ओजोन लेयर, पहला तो ये आ गया ओजोन लेयर क्या है, तुमने बताया, पूछ सकता हूं ना। अच्छा ठीक है, एक तो ओजोन लेयर आ गया, एक ये बोल रहा है कि बाहर के साइड में जाते हैं तो ज़्यादा होता है, ठीक है। और भी मतलब देखते हैं, एक प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, सोच सकते हैं। प्रेशर बाहर हाई रहता है कि लो रहता है? ऐसे नहीं सुना कि लो प्रेशर से ऑक्सीजन कम रहती है वहाँ पे? ऐसा नहीं सुना?
हाइट पे प्रेशर क्या रहता है, लो रहता है। इसका रीजन है पता क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी जो मतलब ग्रेविटेशनल प्रेशर है ना अर्थ के द्वारा किसी चीज़ पे डाला जाता है, वो कहाँ सबसे ज़्यादा रहता है, सरफेस के ऊपर। ग्रेविटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा, सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब एक दूसरे बताइए कि मतलब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज ओजोन लेयर, बता सकते हो? ओजोन लेयर बना सकते ही नहीं बना सकते, इसे बताओ। नहीं बना सकते। ओजोन लेयर होता क्या है, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 के अंदर करता है ना, पिछले चैप्टर में देखे थे O2 के अंदर करता है ना, तुम्हें पता होगा कैसे करता है। ओजोन क्या होती है, O3 होती है। अब मुझे एक बात बताइए, ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता होगा। और सबसे बड़ी बात है अर्थ के, यदि अर्थ के जस्ट पास में आ जाएगा तो क्या होगा, ये क्या एक पॉइजनस गैस होती है, यदि अर्थ के जस्ट पास हो जाएगा ना तो क्या होगा, मर जाएंगे ना हम लोग। अरे पॉइजनस गैस है तो मरेंगे ना, ऑब्वियसली बात है। पॉइजनस का मतलब नुकसान पहुंचाना नहीं होता, पॉइजन का मतलब डेडलिस्ट होता है, ठीक है। और एक बात बताइए, एक सबसे इसका दूसरा वर्क क्या होता है, क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो नीचे ना आ पाए। थोड़े दिन पहले तुमने पढ़ा होगा कि मतलब वहाँ एक होल हो गया है उसके अंदर, ऐसे वैसे है ना, बहुत सारी चीज़ें तुम देखते रहते हो, ठीक है। तो मतलब पहला तो चलता रहता, फिर देखो एक मतलब एक हाइपोथेसिस आई थी अभी थोड़े दिन पहले, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है, पर बाकी मुझे नहीं पता कि तुम्हें लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि तुम लोग कुछ बायोल थिंकिंग वाले भी जो रट के बैठे रहते हैं लाइक ना, तो उनको मैं बोल नहीं सकता, बट कुछ ऐसे भी जिनको सीखना रहता है तो उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। एक है ह्यूग बोसॉन पार्टिकल, SUG बोसॉन पार्टिकल। ये ना देखो, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि मतलब एक, मैं ऐसे बोलता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ रखा, ठीक है, मैं इसके पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, सेम चार्जेस विल बी रिपल ईच अदर, पढ़ा है ना तुमने। यदि मैं एक चीज, एक जिसमें मास है, यदि दूसरा या मास लेके आऊंगा तो क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा, कौन से कारण, ग्रेविटेशन कारण। मैं एक चुंबक के पास, मैग्नेट के पास दूसरा एक मतलब एक सेम पोल लेके आऊंगा तो रिपल करेगा, और अपोजिट पोल लेके आऊंगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये प्रोसेस देखी ना तुमने। बट एक क्वेश्चन आता है कि मतलब ये मतलब ऐसा होता क्यों है, किसी एटम के अंदर मास डाल कौन रहा है, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा सोच सकते हैं ना कि मतलब एक एटम बना है, नॉर्मली एटम बन कहां से रहा है, बन रहा है तो मतलब खत्म क्यों नहीं हो रहा। ये सारी रीजन है जो सोचने वाली चीजें थी, जिन्होंने सोचा बहुत सारा कुछ रीजन। अच्छा मतलब इसके अलावा एक थोड़े मतलब इसके बारे में बता दीजिए, आप सर्च कर लेना गॉड पार्टिकल क्या होता है, तुम्हें थोड़ा बहुत मिल जाएगा, यदि तुम सर्च कर सकते हो तो तुम्हारे फायदे की चीज़ है। यदि जिसको आगे मतलब ऐसे नहीं है कि जिसको जॉब वगैरह से रिलेटेड नहीं हो, कुछ अच्छा सीखना हो, तो सर्च करना गॉड पार्टिकल, वो तुम्हें बताएगा कि मतलब एक्चुअल होता क्या है। एक ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं है ना, मतलब यूनिवर्स के अंदर एक सरफेस, एक लेयर बनी हुई, एक फील्ड बना हुआ है, जहाँ से यदि कुछ चीज़ें गुजरती है ना तो उसके अंदर मास आ जाता है। इस फील्ड में से क्या होगा, यदि कोई चीज़ निकलेगी ना तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा उसके अंदर। अब ऐसा कौन करता है, सोच के देखो ना, ऐसा भगवान ही तो करता है ना, मतलब चीज़ों को बनाना, चीज़ों को वेट देना कौन करता है, भगवान ही करेगा। तो गॉड पार्टिकल कौन, इसलिए उसको गॉड पार्टिकल नाम दे दिया। और बाकी बहुत सारी कुछ स्टेजें हैं, जैसे मतलब बात बहुत सारी चीज़ें चलती रहती, तो अब इसको इतना कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ अब एक क्या चीज़ थी, हाँ एक देखो मतलब मूवी वगैरह तुम लोग देखते नहीं हो, पर एक अच्छा सा टॉपिक पे अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी बनी थी टेनेट, TENET, ठीक है। उसमें उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि मतलब क्या होता है कि उन्होंने कुछ एक ऐसा साइंटिफिक चीज़ ली थी बहुत अच्छी। उसमें एक थ्योरी है, एक साइंटिस्ट था, पागल था, पता नहीं उसका क्या था, पर ये पता नहीं, हो सकता सही हो, आगे फर्दर स्टडी में पता लगेगा। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने पूछा गया कि भाई इस दुनिया में इतने एटम है, बहुत सारे एटम है, हर एक चीज़ का एटम है, हर एक चीज़ का एटम है, वो साले सब सेम क्यों है, बताओ ऐसा कैसे हो सकता है सभी सेम हो। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेरिएशन अपने को देखने को मिला, इतने दिन हो गए एटम बने, तो फिर उसके अंदर वेरिएशन क्यों नहीं आ रहा। इवोल्यूशन हर जगह होता है, इंसान भी बदल गए, हर कुछ बदल गया, तो एटम क्यों नहीं बदले। तो उसने मतलब इसी पे खोज करा था, उसने पता क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि ये पूरी दुनिया है ना एक ही एटम है, सिर्फ एक एटम है। यदि हम फील करते हैं तो ये सब कुछ आगे पीछे चलता रहता है, ये इसके मतलब कहीं भी आगे जाता है, कभी पीछे चला जाता है, और ऐसे भागता रहता है। वो थ्योरी देखना तुम लोग, बहुत गंदी थ्योरी है, वन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो मतलब उसका कुछ है ही नहीं। उसको लगता है कि वो साइंटिस्ट पता नहीं कौन सी हद तक पागल था, हो सकता वो सही था। उसने ये बोलते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अभी एक बात बताइए, मतलब मैं एक डॉट डालता हूँ है ना, एक डॉट डालता हूँ, इसमें इनके कम से कम कुछ मिलियंस एटम है, इसी डॉट के अंदर मिलियंस एटम है, इसी इंक के। भाई ये इंक किससे बने रहेगी, जानते हो इंक किससे बनती है, केमिकल्स का पता होना चाहिए ना। मैं एग्जांपल दोगे सर, इन यूज इन द सम पेन के अंदर इंक किससे बनती है, फिर इसके अंदर एक खुशबू आती रहती है, फिनोल वगैरह यूज देखा नहीं क्या,
फिनोल की खुशबू आती है ना इसके अंदर, अरे मतलब वाह बे, वॉशरूम वगैरह साफ नहीं करते घर पे, फिर क्या है, ये तो एग्जांपल दे रहा था। तो मतलब वो है, तो अब तुम यूज बना सकते हो ना, लाइक जैसे मान लीजिए इस पॉइंट में इतने इलेक्ट्रॉन है 1 मिलियंस के अकॉर्डिंग, तो मतलब वो बोल रहा है कि भाई ये जो बन रहा है ना, तो मैं यदि एक बार जैसे मान लीजिए कि इसमें ऐसे एटम है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एटम है 1 मिलियन का अकॉर्डिंग, यदि मैं इसको देख रहा हूं ना, तो ये एटम क्या करेगा, यदि मैं इसके बाद भी इसको देखूंगा तो ये एटम ये ही घूम के यहां आ जाएगा, यदि मैं फिर इसको देखूंगा तो ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ऐसे मतलब एक ही एटम है पर हम उसको अलग अलग जगह देख सकते हैं। ऐसा मतलब उसने पता नहीं कैसे बोल दिया होगा, पर चल रहा है, उसमें उन्होंने मूवी बना दी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर दी है ना, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके अंदर, फिजिकली स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं कि मोलिकुलर मास या वेट के अकॉर्डिंग। 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द एटॉमिक मास, पढ़ा होगा ना, कौन कौन बच्चा तो पढ़ाता है एटॉमिक मास क्या क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? अच्छा, एटॉमिक मास नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, वाह, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी नहीं आता होगा फिर तो तुम्हें, बोल दो, वीडियो चल रहा, रुक क्लास में नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आता, हाँ या ना बोल दीजिए। वाह, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे बना, कि एटम के बारे में किसने क्या बताया, फिर बैठ के वो केमिकल पढ़ने, वाह नॉलेज है ना, सारा लेके बैठा करो, तुम्हारे फायदे के लिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर कंप्लीट करूँगा, फिर पता है तुम्हें कितना एक्सेस जाएगा, फिर तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्शन आ जाएगी, सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे थे जो तुम्हारे काम का नहीं, काम का नहीं था, तुम्हारे बेसिक तो क्लियर होगा ना कम से कम एटलीस्ट। कोई पूछ ले उठा के सर केमिकल्स होते क्या है, एक केमिकल क्या होगा, फिर तुम्हारे वो डब्बे को, यदि तुमने गलती से बोल दिया कि बहुत सारे एटम्स मिलके एक मतलब पर्टिकुलर एटम को वही रेस्पेक्टिव केमिकल बोलते हैं, तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएगी बॉडीज एटम, फिर तो तुम लोगे। अच्छा ठीक है, ऐसे देखते हैं कैसे होता है, मतलब एक एटम कैसे होता है। तुमने ऐसे पढ़ा कि मतलब देयर इज ए, मतलब एक पहले तो कौन साइंटिस्ट अलग अलग थे, रदरफोर्ड आया था, बोर्स मॉडल आया था, फिर ये सारे ना बोर्स, पहले बोर किया, फिर रदरफोर्ड आए, फिर मतलब ये सारे इन्होंने ना मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा ना, जिसपे बम्बार्टिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल करेगी, फिर कुछ उसके से में सीधे निकल जाते थे, कुछ एक पार्टिकल टकरा के वापस चले जाते थे। सुना है ऐसी प्रोसेस कभी? 9th में 6th 7th में भी आती है थोड़ी बहुत, हाँ इससे पहले 6th 7th में थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं मतलब कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अपने को पता चला कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है। मैंने देखा कि एक एटम एग्जिस्ट करता है तो उसके सबसे मिड के अंदर एक चीज रहती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, सुना है ऐसा? न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी बड़ी बात है कि मतलब ये जो प्रोटॉन होता है ना, इसी के नंबर को अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यदि मैं एटॉमिक नंबर 1 की बात कर रहा हूं, n = 1 की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर प्रोटॉन भी कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, ठीक है। यदि मैं प्रोटॉन 2 की बात कर रहा हूं, नंबर 2 की बात कर रहा हूं, तो प्रोटॉन भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो मैं क्या क्या मतलब ऐसे बोल, एटॉमिक नंबर याद कर लूंगा तो ये प्रोटॉन के नंबर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब एक बात बताइए, जैसे मतलब व्हाट इज द एटॉमिक मास, एक एटम के अंदर कितना मास है वो रिप्रेजेंट करता है किससे? एटॉमिक मास = P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सोचने वाली बात है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो एटॉमिक मास बन जाएगा। अब तुम्हें पता है कि एटॉमिक मास जैसे मतलब अभी मास के अकॉर्डिंग कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन और डिफरेंट आता है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट और ले लेते हैं। लाइक सोचिए कि मतलब देखो प्रोटॉन तो हमेशा फिक्स रहता है, एटॉमिक नंबर 1 इज द प्रोटॉन 1, एटॉमिक नंबर 2 देन प्रोटॉन इज 2, 3 3 4 4, वो तो बदलेगा नहीं। अब एक बात होता है कि एटॉमिक मास कभी कभी ना डबल से ज्यादा, मतलब देखो मेरी बात सुनो, एटॉमिक मास कैसे होता है कि मतलब डबल के आसपास रहता है ना, मतलब जैसे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसे कुछ रहता है ना नॉर्मली। तो कभी कभी अपन एक चीज देखी, जैसे मतलब हाँ ऑक्सीजन का होता है 6, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है ना, हाँ। इसका 16 पॉइंट कुछ 92 के ऐसे आसपास रहता है। क्यों रहेगा भाई? देख एक बात बताइए, प्रोटॉन तो कितने हो गए यहाँ पे? 8, और 9 कौन हो जाएंगे? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या करता है? कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम रखता है, रख लेता है, मतलब वेट पे डिपेंड करता है कि कभी कभी क्या होता है कि मैं इसकी फर्दर स्टडी के लिए वो पता लगेगा, स्ट्रिंग थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर बताया कि ये न्यूट्रॉन है ना अलग अलग पार्टिकल्स में जाते हैं। तो अब आगे देखिए किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रॉन की। मास ऑफ द न्यूट्रॉन।
चल गया, ठीक है, यहां तक मतलब P+N हो गया। ये तो फॉर्मूला किसका निकल गया, एटॉमिक मास का, ठीक है। तुम ऐसा सोच सकते हो कि प्रोटॉन तो फिक्स रहेगा हमेशा हर एक कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि मैं इसका न्यूट्रॉन का वैल्यू चेंज कर दूं, कम या ज्यादा कर दूं, तो ऐसा हो सकता है ना कि कम कर दूं या फिर ज्यादा कर दूं। कम तो नहीं होगा, प्रोटॉन से कम नहीं हो सकता किसी भी हालत में, प्रोटॉन से ज्यादा हो सकता है। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखना कि एक तो क्या होगा, एक कंडीशन आएगी P=N, कि P के बराबर ही न्यूट्रॉन हो, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। अब एक बात बताइए, एक आता है कि P=2 न्यूट्रॉन, ठीक है। नाम तो तुम्हें वैसे भी याद नहीं होंगे, तो इससे अच्छा है कि मतलब इसकी क्वांटिटी को पढ़ ले। या फिर एक केस आता है कि प्रोटॉन इज लेस देन 2 या सॉरी ग्रेटर देन 2 न्यूट्रॉन, तो ये तो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग तुम सोच सकते हो कि मतलब मोलिकुलर मास अलग अलग हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो टाइप के अकॉर्डिंग ये तो हो गया, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हो गया, ये मास के अकॉर्डिंग होगा। अब बात करते हैं मतलब नॉर्मली अपीयरेंस के अकॉर्डिंग। तो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग अपन किसी मतलब तुमने ये पढ़ा है कि मतलब अकॉर्डिंग टू कलर की बात करते हैं, तो नॉर्मल से एक बाइफर्केशन के लिए एग्जाम्पल देता हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल का। तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि मेटल्स क्या रहते हैं, साइनी रहते हैं कलर के अंदर, ठीक है। और नॉन मेटल्स कैसे रहते हैं, कलरलेस तो नहीं रहते। लस्सर प्रॉपर्टी होती है, जो लस्सर का मतलब और कुछ होता है ना कि ब्रिटाइल। सुना है क्या होता है ब्रिटाइल? देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल स्टेट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। उसका मतलब क्या होगा बताइए? मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपको नहीं पता क्या? हद होती है, ठीक है, मतलब देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। ये तो कहते हैं साइनी रहते हैं, ये कैसे डार्केस्ट कलर के रहते हैं, लाइक मतलब ब्लैक कलर या फिर ब्लैक से थोड़ा सा है ना, साइनी कलर के नहीं रह सकते। इसके बाद में देखिए टाइप हो गया, मास हो गया, कलर हो गया। कलर के बाद में देखो अकॉर्डिंग टू कंडक्टेंस, कुछ कंडक्ट कर लेते हैं, कुछ कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। हीट के अंदर देखो ट्रांसफर ऑफ द हीट, कुछ में हीट ट्रांसफर हो जाती है, किसी में हीट ट्रांसफर नहीं होती। अब देखो इसके बाद में आता है बुक में अकॉर्डिंग टू द क्या करेगा, मतलब यदि एसिड एंड बेस एंड सोल्ट की बात करेगा तो क्या हो सकता है? अच्छा, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो एसिड बेस और सोल्ट के बारे में बताएगी? सोच के देखो, इसको सोच सकते हो ना तुम लोग। ऐसा मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिसमें हम ये सोच सकते हैं कि मतलब एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, एंड एक और आता है ना सोल्ट। इसी में पढ़ते हैं ना, इससे पहले चैप्टर में तुमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन, तो सोल्ट उससे बनता है। अब एक बात बताइए कि मतलब तुमने देखा था कि मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस एंड सोल्ट कैसे कैसे होते हैं। चलो ठीक है, इस क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू एसिड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसिड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई एसिड पहला कौन सा होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड, इसमें सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, ठीक है। पहला कौन सा, ऐसे कैसे टेस्ट में कैसे होते हैं ये बताइए। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इसको टेस्ट कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? हार्मफुल रहता है, नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको दो कैटेगराइज कर दिया कि एक तो हार्मफुल होंगे बिल्कुल, और एक होंगे नॉन हार्मफुल, मतलब जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो इनको चेक करने के लिए लिया जाता है, बता सकते हो? इंडिकेटर। लिटमस पेपर तो इंडिकेटर की कैटेगरी में आता है। तो देखो बात करते हैं कि इंडिकेटर आपकी अपनी बुक का पॉइंट नहीं है इंडिकेटर, बट थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर ये ऐसी चीज होती है जो किसी सब्सटेंस की स्टेट को बारे में बताते हैं कि ये क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, या फिर उसको तो नहीं बताएंगे ना, क्योंकि रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे। इस मतलब पीएच स्केल पे कौन सा आता है, एक साइड में एसिडिक आता है, एक साइड में बेस आता है, एक साइड में रिप्रेजेंट आता है 0, जहां पे मतलब है ना माइनस की तरफ चलते हैं या फिर प्लस की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बीच वाला जो मीडिएटर होता है वो होता है H2O, पानी। ये H2O एसिडिक होता है कि बेसिक होता है बताइए? न्यूट्रल होता है। कौन बोल रहा है? हाथ खड़ी करिए जिनको लगता है कि पानी न्यूट्रल होता है। जो एसिडिक वाले हैं वो भी हाथ खड़ी कर लीजिए। एसिड मतलब न्यूट्रल कौन कौन बोल रहा है? हाथ खड़ी करिए। अच्छा, 1 2 और इनके अलावा अब ऐसे कौन बच्चे जो जिनको लगता हो कि एसिडिक होता है पानी? ऐसे कौन बच्चे हैं जिनको लगता है कि बेसिक होता है? अच्छा, 2 बच्चे जिनको लगता है कि वो न्यूट्रल होता है। एक बात बताइए, तुमने डिस्टिल्ड वाटर का नाम सुना है कभी? उसमें यदि करंट पास कराया जाएगा तो करंट पास हो सकता है? हो सकता है डिस्टिल वाटर के अंदर।
अच्छा देखो, एक मैं थोड़ा बाइफिकेशन के लिए बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है और वाटर को मैंने चेंज कर दिया किसमें, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, तो इसके अंदर ऐसा क्या किया जाए, कौन सी प्रोसेस होगी जिसमें है ना मतलब वाटर डिस्टिल्ड वाटर में चेंज हो जाएगा? सर वाटर को हीट करने पे सर जो उसकी वेपर बनती है ना, उसको सर कलेक्ट करने पे सर उसको फिर जो ठंडा करते हैं वही डिस्टिल वाटर होता है। अच्छा, तो नहीं इसमें हुआ क्या, ये तो प्रोसेस हो रही है, ऐसा क्या होगा कि मतलब कौन सी चीज़ें निकल जाएंगी, कौन सी चीज़ें ऐड हो जाएंगी? तो डिस्टिल वाटर के अंदर एक भी मिनरल्स नहीं रहता, एक बिल्कुल किसी भी चीज़ की इम्प्योरिटी नहीं रहती। यदि सिर्फ पानी के आयंस को छोड़ दो ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस को छोड़ के उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना इसमें उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले केमिकल्स कहाँ चले जाएंगे, थोड़ा हट जाएंगे उसके लिए, है ना। तो ये क्या कर सकता है, आयोनाइज नहीं होगा, टूटेगा नहीं ना, मतलब हाइड्रोजन प्लस के साथ में नहीं जाएगा और O2 किसी नेगेटिव के साथ में नहीं जाएगा, तो इसमें करंट शेयरिंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो मतलब इनका रफली था, जो मतलब तुम्हारे लिए शायद इंपॉर्टेंट तो था नहीं, पर अब एसिड वाला चल रहा था। तो पहली प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द एसिड्स के क्लासिफिकेशन के अंदर ये कैसे टेस्ट के अंदर श्योर रहते हैं, हार्मफुल नॉन हार्मफुल रहते हैं अलग अलग कैटेगराइज के अकॉर्डिंग, और इनको इंडिकेटर से चेक किया जाता है। तो इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सर एक मिनट, यस मैम, आपकी ना बड़ी कंप्लेन आती है बच्चों को कि सर जो क्या करते हैं कि टॉपिक तो को छोड़ देते हैं और पता नहीं कहाँ पढ़ाने लग जाते हैं।